मैं हूं रवि कैंत्रो, चैनल 24x7 देख रहे हैं आप। लखीमपुर खीरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी अजय टेनी के लिए वोट की अपील की है। साथ ही मंच से विपक्षों पर भी जमकर उन्होंने प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और पूरे देश में एक स्वर गूंज रहा है, और वो है कि फिर एक बार मोदी सरकार। लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन कांग्रेस सपा राम मंदिर पर गलत बयान दे रही है। आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह अंतर बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। या समाजवादी पार्टी का एक चरित्र आपने देखा है, यह पहली बार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाती थी और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को यह समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुत्सित प्रयास की थी। इनकी मंशा तो वही थी, वो तो आप हैं कि आपने इन मंसूबों को पूरी तरह धराशायी रख कर दिया है, अन्यथा ये लोग आपकी सुरक्षा पे सेंध लगा देते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अच्छा, मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया? इधर काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। और बहनों और भाइयों, जैसे अयोध्या नई अयोध्या बन गई है, लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी, बाबा गोला गोकर्णनाथ की पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को उजाड़ना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यह केवल राम भक्त ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। ये रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर,
4 करोड़ गरीबों को मकान, जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको ये जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगा करके बंदर बांट कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था। अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका। बहराइच में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी जनसभा को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सपा और गठबंधन के लोग संविधान को बचाने में उसकी रक्षा करने में लगे हुए हैं। आगे अखिलेश यादव ने यूपी की 89 सीटों पर जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मात्र एक सीट की लड़ाई है। उन्होंने 400 पार के नारे पर कहा कि ये 400 हार होने जा रही है। वहीं तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब देश के प्रधान सांसद अपनों पर ही गुस्सा करने लगे हैं। आप समझ लो, जब अपने ही अपनों पर गुस्सा करने लगे तब स्थिति क्या पैदा होती है। ये 400 हार होने जा रही है इनकी। इसीलिए जो अहंकार का था नारा, जो नारा इसलिए था कि संविधान बदल देंगे, तो अब वो घबरा गए हैं। अब उनके यहाँ से 400 पार नहीं कह पा रहे हैं, इसीलिए देखा उनकी भाषा बदल गई, उनके शब्द बदल गए। इसलिए नौजवान, किसान और आम जनता इनको हटाने जा रही है। एक पे लड़ाई है, बल्कि 79 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कन्नौज में बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंची, लेकिन इस चुनावी रैली में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आई। वहीं जनसभा में पहुंची मायावती ने विपक्षों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सर्व समाज विपक्षों के हवाई प्रलोभन भरे घोषणा पत्र के बहकावे में न आए। जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, उन्हें केंद्र में आने से हर हाल में रोकना है। वहीं कार्यक्रम में भीड़ कम देख 20 मिनट में ही जनसभा खत्म कर मायावती लखनऊ के लिए रवाना हो गई। देवरिया पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संतुलन बिगड़ने का अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण की कोई नीति नहीं लेकर आई। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है, ताकि सब एक ही शादी करें और निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करें। संतुलन बिगाड़ने का अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी। जनसंख्या नियंत्रण की कोई नीति नहीं लाए, एक तरफ तेजी से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती रही, दूसरी तरफ हिंदुओं की संख्या घटती रही। इसलिए देश में अब सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत है। सब एक ही शादी करें और एक निर्धारित संख्या बच्चे कितने पैदा करना, वो सामान्य नागरिक संहिता के बाद आएगा। ये आबादी का इतना असंतुलन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कुशीनगर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि 3 चरणों का मतदान हो चुका है और इन 3 चरणों के मतदान में बीजेपी सभी सीटों पर जीतने वाली है। उन्होंने कहा लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ रहा है। वहीं पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने हर गरीब को पक्का मकान दिया, हर गरीब को शौचालय बनाया, महिलाओं को इज्जत और बच्चों को स्कूल मिले। उन्होंने कहा आज माफिया डर रहे हैं। कर्मठ प्रत्याशी आदरणीय विजय दुबे जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। यहाँ जिस ढंग से सर्व समाज के लोगों ने अपना आशीर्वाद आदरणीय विजय दुबे जी को दिया है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके दिया है। एक तरफा लड़ाई है, विपक्ष की जमानत यहाँ पर जब्त होगी। आप जानते हैं कि उनके मुंह में कोई लगाम नहीं है, ईश्वर उनका भला करे, यही मैं कहूँगा। आप जानते हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। सभी का पक्का मकान बने, सबको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिले, किसान सम्मान निधि मिले,
स्ट्रीट वेंडर भाई बहनों को ब्याज मुक्त ऋण मिले, कौशल विकास के माध्यम से नौजवानों को जोड़ करके हम सीधे रोजगार से जोड़ रहे हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि भारत समृद्धशाली राष्ट्र बन रहा है। खबर गोंडा से है, जहां देवीपाटन मंडल की सबसे चर्चित हॉट सीट केसरगंज से भले ही बृजभूषण शरण सिंह को टिकट न मिला हो, लेकिन उनके बेटे करण भूषण को टिकट मिलने के बाद दबदबा कायम है और वो लगातार जनसंपर्क कर लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह के कामों का और बीजेपी की नीतियों का बखान कर जनता से वोट मांग रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए करण भूषण सिंह ने कहा कि बीजेपी को और उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, एक उत्साह का माहौल यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है और मैं घर में आया हूँ, अच्छा लगेगा। हर कोई सदस्य या बेटा घर में जाता है, अपने परिवार में जाता है, उसको अच्छा लगता है, वैसा ही महसूस हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के? भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वही मुद्दे हैं मेरे, और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक वो है विजन है विकसित भारत, उसी में मैं देखूंगा कि हमारे केसरगंज से क्या योगदान हो सकता है। क्षेत्र में आप काफी चले हैं, क्या आपको कुछ कमी नजर आई और आप सांसद होने के बाद में पहली प्राथमिकता क्या होगी? नहीं, देखिए, क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कोई कमी नजर आई। बिजलियां पहले नहीं थी, 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। अभी बाकी आप जब पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिजली पहले नहीं थी, 2-4 घंटे बिजली उपलब्ध रहती थी, कहीं खंभे नहीं थे, कोई जो देश आज़ाद हुआ था तब से बिजली नहीं थी। आज इस टाइम हर जगह बिजली है, सारी हर जगह रोडें हैं। पहले अगर हम लोग क्षेत्र में जाते थे कहीं 1 घंटा लगता था, आज आधे घंटे लग रहे हैं। हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी राजपूत चंद्रवती वर्मा ने भ्रमण किया। इसी बीच सपा प्रत्याशी ने अपने पक्ष में वोट की अपील के साथ साथ अजिंद राजपूत के लिए भी समर्थन मांगा है। घर घर जाकर वोट मांगने के दौरान सपा प्रत्याशी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जनता अब परिवर्तन चाहती है। ये पूरी तरह से झूठी बाजी है। ऐसे कि आप कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाने को तैयार है। आप कहीं भी जाइए, हम लोग डेली हर जगह जाते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वो एक लापता सांसद है। कभी ना वो किसी के सुख में गया है, ना ही कभी किसी के दुख में गए, और ना आज भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी का फोन उठाऊंगा। तो आप ऐसा नहीं है कि अब जनता बदलाव चाहती है भाई। देवरिया जिले में नामांकन के तीसरे दिन बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी नामांकन स्थल पर दौड़ते हुए नजर आए। शशांक मणि त्रिपाठी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया, तो वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी त्रिगुणानंद त्रिपाठी ने भी 1 सेट में नामांकन दाखिल किया है। मोदी जी ने देश भर में संकल्प लिया है कि विकसित भारत बनाएंगे। हम लोग, हमारे सब विधायक मिलजुल के एक विकसित देवरिया का संकल्प लिया। उसमें 2-3 प्रमुख बिंदु अभी कहता हूँ और बाद में हम लोग मंथन की बात कहेंगे। एक तो रोजगार के लिए मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, स्थानीय हम लोग उद्यमी लगाएं, छोटे बड़े हम लोग 120 मैंने लगा ही दिए हैं। उसके साथ ही साथ कई ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो सरकार करवा रही है योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में, मोदी जी के नेतृत्व, उसको मैं धरातल लाने की कोशिश करूँगा। और तीसरा, महिला सम्मान और उत्थान, ये 3 बिंदु मेरे समझ में आ रहे हैं इस समय। अन्य 1-2 महीना दीजिए, उसके बाद हम लोग मंथन करके आपके पास पूरा ब्यौरा लेके। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर अपना दल एस ने रिंकी कोल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मिर्जापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने बताया कि 14 मई को रिंकी कोल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 96 विधायक स्वर्गीय राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल जी को कोल समाज से आती हैं, उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके परिवार में क्या विवाद चल रहा है, उस पर राजनीति की मंच पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो सोनभद्र का प्रत्याशी घोषित हो चुका है और 14 तारीख को सोनभद्र से अपना दल का प्रत्याशी नामांकन करेगा। प्रत्याशी घोषित हो चुका है। देखिए, पारिवारिक विषयों को राजनीति में डिस्कस नहीं किया जाता है और मैं पारिवारिक विषयों के मामले में बहुत स्पष्ट हूँ कि परिवार के मसलों को परिवार के अंदर ही हल कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर न पढ़ना चाहिए, ना मुझे उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए।
यूपी जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइजर काब रशीदी ने मुस्लिम आरक्षण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान आरक्षण के लिए कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है और न ही कहीं कोई ट्रेन रोकी जा रही है। बावजूद इसके आरक्षण की माला मुसलमानों के गले में डालकर राजनीतिक यात्रा को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। काब रशीदी ने कहा कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण मांग ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। आगे रशीदी ने कहा कि बीजेपी के पास विकास का मुद्दा नहीं है, इसलिए आरक्षण का डमरू बजाया जा रहा है। अजीब विडंबना है, मुसलमान तो आरक्षण की मांग नहीं कर रहा है, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कहीं कोई रेल या बसेस को रोका नहीं जा रहा है, फिर भी हमें आरक्षण की माला जो है वो पहना करके अपनी राजनीतिक यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है, इसीलिए तो हम सीएए का विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, के आपने इसको धर्म के आधार पर तय किया है कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को इससे बाहर किया है। चूँकि मुद्दे नहीं हैं, जो असल मुद्दे हैं, जो फैक्ट हैं, और देश कभी न कभी तो बात करेगा, लेकिन जब चुनाव एक विशेष उस आबादी के ऊपर लड़ा जाने लगे जो खुद कुछ एक्शन या रिएक्शन नहीं कर रही है, और बेरोजगारी है, युवाओं की शिक्षा है, सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों देना पड़ रहा है, महंगाई कितनी है, जब ये चुनावी मुद्दे नहीं होंगे और सिर्फ मुसलमानों का डमरू होगा, तो आप खुद तय करिए कि आप देश को किस दिशा की तरफ। मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुरादाबाद के नगर विधायक ने नगर आयुक्त से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने नगर निगम अधिकारियों पर टैक्स वसूली के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है। विधायक रितेश गुप्ता ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के जो भी काम हैं वो अभी आधे अधूरे ही पड़े हैं। सड़कों की हालत खराब है, साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद भी नगर निगम के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नगर आयुक्त से एक अधिकारी पार्षदों की समस्याओं को सुनने के लिए नियुक्त किए जाने की बात की है। वहीं नगर आयुक्त ने व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कुछ व्यापारियों की शिकायत लगातार मिल रही थी कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी और अधिकारी व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भी काम हैं, स्मार्ट सिटी के जो भी काम हैं वो काम अधूरे पड़े हुए हैं, वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उसी को लेके, व्यापारियों की समस्याओं को लेके, स्मार्ट सिटी के काम को लेके, और नगर निगम के जो अधिकारी टैक्स की वसूली में घपला कर रहे हैं उसको लेके, मुरादाबाद शहर की सड़कों को लेके, नालियों को लेके, सफाई को लेके, उन सब के लिए आज नगर आयुक्त अपने दिव्यांशु जी से बात हुई है और जो भी समस्याएं थी, जो परेशानियां व्यापारियों की थी, उनका निस्तारण कराने का पूरा उन्होंने आश्वासन। 10 मई यानी कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव कानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे जीआईसी मैदान में गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा के समर्थन में जनसभा कर जनता से वोट मांगेंगे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज कांग्रेस और सपा के नेताओं ने संयुक्त पुलिस आयुक्त हरीश चंदर के साथ बैठक भी की है। इसके बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त ने मैदान के चारों तरफ का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। साथ ही मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जनता कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो व्यवस्था का इंतजाम दे रहे हैं। कानपुर की जनता ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली, उत्साह है, जोश है, क्योंकि ये चुनाव पहली बार इतिहास में हो जा रहा है कि ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया। तो वो लोग आके पूछ रहे हैं हम लोग किधर से आएंगे, हम लोग कितने लोग आ सकते हैं, क्या कोई पास की ज़रूरत है। इस टाइप की लोगों में उत्साह है कि हम क्या ज़्यादा भीड़ के आ सकते हैं, हम राहुल जी से मिलना चाहते हैं, हम अखिलेश जी से मिलना चाहते हैं। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, मंच स्थान ये सारी व्यवस्था कर दी। कार्यकर्ता जोश में राहुल जी का और अखिलेश जी का संदेश सुनने के लिए और कानपुर में परिवर्तन करने के लिए देश के। और जब कानपुर में परिवर्तन होता है तो देश में भी परिवर्तन होता है। अभी आपको नौशाद मंसूरी ने बताइए, तैयारी पूरी, हम लोग व्यवस्था में लगे हैं।
किसी चीज़ की को कमी, क्योंकि हम लोग के नेता माननीय राहुल गांधी जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। इसकी तैयारी में हम लोग पूरे तौर से लगे हैं और जनता इस बार एक परिवर्तन के मूड में है। और कानपुर का इतिहास है, सन 77 से अब तक जब जब कानपुर का सांसद होता है तो देश में सरकार उसी की बनती है जिसका कानपुर में सांसद होता है। और अब की बार जिस ढंग से हम लोग की छोटी छोटी मीटिंगों में जन सैलाब उमड़ रहा है, ये बड़ा जन सैलाब आप कल देखेंगे यहाँ पर। ये एक बहुत अच्छी बात है कि चारों तरफ से आदमी, और कल जुमे का दिन है और कल आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ दिखेंगे, सब लोग हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिला, उनके नेता रोड शो कर रहे हैं क्योंकि मीटिंगें फेल हो रही। और यही वो मैदान है GIC का। 2017 में भी ये दोनों आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी आए थे। आपने भीड़ देखी होगी, यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक, चारों तरफ भरी थी। और वही आलक्तिकों का जन सैलाब उमड़। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने से 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। आनन फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही CMO समेत आबकारी अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए हैं। अभी ऐसी सूचना मिली थी कि 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। उनको हॉस्पिटल लेके आया था। सुबह 7 बजे उन्होंने कुछ खाया पिया था, 6 बजे इनफैक्ट। तो अभी मैं आके देखा है, डॉक्टर साहब से बात की, CMO साहब से बात की। अब 6 बजे से अब तक इनको 8.5-9 घंटे हो गए हैं। अब इन सबकी तबीयत स्थिर है। थोड़ी वोमिटिंग की इनको शिकायत थी। नहीं, CMO साहब ने भी बयान दिया और जो लोग बीमार हैं वो भी कह रहे हैं कि उन लोगों ने शराब पी थी, उसके बाद ब्लीडिंग हुई। अब ब्लीडिंग का तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, शराब पीने का इन्होंने सुबह जरूर बताया। उसके साथ इन्होंने कुछ खाना खाया है, तो पॉसिबिलिटी है कि फूड पॉइजनिंग हो। बाकी अभी फिलहाल इन तीनों की तबीयत सही है, तीनों बात कर रहे हैं, तीनों अच्छी पोजीशन में हैं। ये लोग कालीगंज ठेका से शराब मंगाए, उसको एक पैक पीते ही इन लोगों को ब्लड की उल्टी होने लगी। उसके बाद हम इनको लेके भागे मोतीगरपुर से रेफर कर दिया गया, जिला अस्पताल आए हैं। इलाज चल रहा है, अभी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, इलाज तब भी चल रहा है इलाज। क्या इसकी सूचना हो किसी ऊंचे अधिकारी को मिली? सूचना सबको है लगभग, दरोगा सर। सरकारी ठेके से कैसे कौन सी शराब है? सरकारी ठेका है कालीगंज में, वहाँ एक मुक्का बनाया गया है, उस मुक्के से 100 रुपये लेके एक पाउच दिया जाता है। मरीजों तीनों लोग को देखा गया, सबकी हालत ठीक ठाक है। पूछने पता चला कि सवेरे इन्होंने शराब पिया था, उसके बाद उल्टी शुरू हो गई। अभी सबकी तबीयत ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने पेशेंट हैं? 3 लोग हैं। क्या स्थिति है? ठीक है, तीनों लोग ठीक है। हम लोग सुबह दारू मंगाए थे 7 बजे कालीगंज ठेके से। बस वही थोड़ा सा लिए हम लोग, दोबारा लिए तो तुरंत पलटी होने लगी, उनको ब्लीडिंग होने लगी, हमको झाग टाइप गिरने लगा। 1 लोग और थे, वो अभी रास्ते में हैं, आ रहे। कितने लोग थे? 3 लोग। कहाँ, किस ठेके से मंगाए? कालीगंज सरकारी ठेका है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान 7 मई को संपन्न हो गए हैं। संभल लोकसभा क्षेत्र के मुरादाबाद में बूथ नंबर 398 पर भी तीसरे चरण की वोटिंग हुई, जिस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक 12 साल की बच्ची 40 साल की महिला के बदले वोट डालने पहुंच गई। इस मामले की पीठासीन अधिकारी शमीम अहमद पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगा है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद जिला निर्वाचन मानवेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बनगा उनका पर्ची बांटने का काम में होता है। ये पर्ची में उसको हम इलाज कर लेंगे। तपन जितने फर्जी वोटेगा कार्ड बना रहे हैं फर्जी। वो 8th क्लास में पढ़ रही है। बताओ बेटा कितने भेजा तुम्हें यहाँ? 8th में पढ़ रही है। किसने भेजा आपको यहाँ? नहीं जानेगी। तभी आप भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तपन सर ने भेजा। चुप यार, किसने भेजा है? पर्ची दी थी तो तपन जी ने वोट डालने किसने भेजा आपको? तो आप नहीं बोलेंगे। पर्ची आई तो आ गई। अच्छा, आपका नाम क्या है? फरीन। और ये पर्ची का वोट डालने, वोट डालने किसका आई हो? फरीन। और आपका नाम क्या है? फरीन। कौन सी क्लास? फरीन नाम है। फरीन का वोट डालना आई हो? 8th क्लास। ये फोटो आपका ही है?
हाँ। अच्छा 18 साल की उम्र है तुम्हारी? 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में तो 18 साल होते नहीं, वोट कैसे 12 बनेगा साल तुम्हारा? के होता है। ये फर्जी नया आधार कार्ड फर्जी अभी बनवाया अभी 12 साल से तो ऊपर लड़की है भी नहीं। बोला सकते मिस्टर बोला जो बुला कोई बात ना, अभी आधार कार्ड बन जाता बेटा। अरे पीटर सिंह साहब बंद करो पोलिंग पहले।